नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही रस्साकस्सी में आज एक अजनबी, मतलब कि जिसका महाराष्ट्र की राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है, उसकी एंट्री हुई। और वो अजनबी कुछ महाराष्ट्र की राजनीति के लिए हो सकता है, देश की राजनीति के लिए नहीं, जिसका नाम है अहमद पटेल। सोनिया गांधी के सलाहकार हैं, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं और आज वो अचानक केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलने पहुंच गए। बहाना तो था कि किसानों के मुद्दे को लेकर के मिलने के लिए आए हैं। वहाँ महाराष्ट्र में जो राज्यपाल से मिल रहा है, चाहे बीजेपी मिल रही हो, चाहे कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, सबका एक ही बहाना है कि किसानों की समस्याओं को लेकर के गए थे राज्यपाल के पास। अचानक सारे के सारे दल किसानों के हितैषी बन गए, उन्हें किसानों की चिंता सताने लगी है और वही उसी चिंता को लेकर के अहमद पटेल नितिन गडकरी के पास पहुँचे। अब कोई उनसे पूछे कि नितिन गडकरी न तो देश के कृषि मंत्री हैं और न ही प्रधानमंत्री के पद पे हैं कि वो सभी के सभी मंत्रालय देखते हैं, तो किसानों की समस्याओं से सीधे नितिन गडकरी का क्या ताल्लुक हो सकता है। तो दरअसल जो महाराष्ट्र में खिचड़ी पक रही है, उस खिचड़ी में जो है कांग्रेस और एनसीपी का रोल बढ़ गया है। यदि शिवसेना बीजेपी से अपना नाता तोड़ करके दूसरे ऑप्शन को चुनती है, यानी कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाती है, तो वो कितनी स्थिर होगी। अहमद पटेल अनुभवी नेता है, पर्दे के पीछे से बहुत अच्छी जोड़ तोड़ कर लेते हैं। मनमोहन सिंह के 10 साल के रिजिम में यही पर्दे के पीछे से असली सरकार चलाते थे। तो वो ये खंगालने के लिए संभवतः गए थे उनके पास कि क्या संभावनाएं बन रही है और यदि दूसरे ऑप्शन को चुनती है शिवसेना तो वो उसकी स्थिरता कितनी होगी। दरअसल ये बात भी किसी से नहीं छुपी है कि नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होते हुए भी उनका जो शीर्ष नेतृत्व है उससे बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं। नितिन गडकरी आरएसएस के नज़दीकी माने जाते हैं और कल जो है किशोर तिवारी ने, जो उद्धव ठाकरे के सलाहकार हैं, उन्होंने मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि इसमें नितिन गडकरी से मध्यस्थता कराई जाए और 2 घंटे में समाधान निकल जाएगा। बहरहाल आरएसएस ने उसमें क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि आरएसएस पर्दे के पीछे से काम करता है ये तो नहीं पता, लेकिन अहमद पटेल जब नितिन गडकरी से मिलने के लिए गए तो थोड़ा ताज्जुब जरूर हुआ कि आखिरकार वो नितिन गडकरी से क्या मिलने के लिए गए हैं। हालांकि मिलने के बाद वो यही बोले कि किसानों की समस्याओं को लेकर के कुछ बातचीत करने गए थे, लेकिन बात इतनी ही नहीं है। उधर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि वो लगातार उनका यही स्टैंड रहा है कि बहुमत मिला है बीजेपी और शिवसेना को, लिहाजा उसको सरकार बनानी चाहिए। भाई ये तो सबको पता है कि बहुमत उनको मिला है, सरकार बनानी चाहिए, लेकिन सरकार बन नहीं पा रही है ना, तो इसलिए आपकी ज़रूरत पड़ रही है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि चूँकि एनसीपी के जो प्रमुख है शरद पवार काफ़ी मजे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं, सब कुछ हर दांव पे जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, इसलिए उन्होंने काफ़ी सोच समझ करके ये बात बोली है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो तो संवैधानिक स्थिति बता रहे हैं कि आप लोग प्री इलेक्शन के में अलायंस बना लिए थे, आपको बहुमत मिला है, आप सरकार बनाइए, वो हो नहीं पा रहा है। दरअसल जो एनसीपी या कांग्रेस चाह रही है कि शिवसेना कहीं हमारा राजनीतिक इस्तेमाल तो नहीं कर रही है, यानी कि हमारा भय दिखा करके हमारे साथ सरकार बनाने का दावा करके और उधर जो है बीजेपी से बार्गेनिंग कर रही है, तो इसका जो हमारे मतदाताओं पे भी तो गलत असर पड़ रहा है। तो वो ये चाहती है कि यदि वास्तव में आप बीजेपी से अलग होना चाहते हैं तो पहले अपना आपका जो एक केंद्रीय मंत्री हैं अरविंद सावंत, उनको तो उनसे हटाइए, तभी तो पता चलेगा कि आप बीजेपी से रिश्ता तोड़ने को लेकर के कितने गंभीर हैं। और शिवसेना है कि वो टाइम को खींच रही है। अब आज 6 तारीख हो गया और 9 तारीख तक सरकार का गठन होना, यदि 9 तारीख तक सरकार का गठन नहीं हो पाता है तो फिर क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा, क्योंकि वहाँ पर एक संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा। तो अभी उसी के इर्द गिर्द चल रही है। तो अगला जो 36 घंटा है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होने हैं या आर पार की बात हो जानी है, क्योंकि जो खबर 2 खबरें आ रही है। एक खबर तो ये कि बीजेपी से अभी भी शिवसेना के पर्दे के पीछे से बहुत गंभीर बातचीत चल रही है, जो ऑफर दिया गया है उस पर विचार हो रहा है। और दूसरी तरफ शिवसेना चूँकि बार बार इस बात को दोहरा रही है कि हमारा ही सीएम होगा, हमारा ही सीएम होगा, तो ये कहते कहते वो इतना आगे निकल चुकी है कि उसके लिए एकदम से यू टर्न लेकर के पीछे घूमना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसीलिए दूसरे ऑप्शन की बात होने लगी। शिवसेना एक और बात बोल रही है कि यदि बीजेपी को लग रहा है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और वो बहुमत जुटा लेगी तो वो सरकार बना ले और अपना बहुमत साबित कर ले। दरअसल शिवसेना भी टाइम जो है ना, टाइम ले रही है।
और वो टाइम शायद अपनी रणनीति के तहत ले रही है कि ये जब बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे तब जाकर हम ऐसा करेंगे। तो उनमें भी कहीं ना कहीं ये टग ऑफ वार जरूर चल रहा है कि कौन पहले अलग हो रहा है। 27 सालों का साथ है बीजेपी और शिवसेना का, यदि एक झटके में तो अलग नहीं होंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उनमें वैचारिक समानता है, यानी कि दोनों जो है कट्टर हिंदूवादी पार्टी मानी जाती है, राष्ट्रवादी पार्टी मानी जाती है, तो उनके विचार मिलते जुलते हैं। तो इसमें दूसरे के साथ यदि शिवसेना एनसीपी कांग्रेस के साथ जाती है तो 5 साल तक सरकार चलाना तो उसको मुश्किल होगा। तो ये इसी के इर्द गिर्द अभी भी राजनीति घूम रही है और समय बचा है बस और 3 दिन। अब देखते हैं कि इस 3 दिन में क्या होता है। ऊँट किस करवट बैठता है, इस करवट बैठता है यानी कि बीजेपी के साथ शिवसेना जाती है और सरकार बनाती है, या उस करवट बैठता है यानी कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ। लेकिन एक बात को लेकर के आज ताजुब जरूर हुआ, जिस तरीके से अहमद पटेल नितिन गडकरी से मिलने के लिए गए उसको लेकर के चर्चा जरूर हो रही है। बाकी यदि संजय राउत एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिल रहे हैं कोई ताजुब नहीं हो रहा है। यदि उद्धव ठाकरे संजय राउत के फ़ोन पे फ़ोन करके और शरद पवार से बात कर रहे हैं कोई ताजुब नहीं हो रहा है। यदि संजय राउत अजीत पवार को मैसेज भेज करके जय महाराष्ट्र लिख रहे हैं कोई ताजुब नहीं हो रहा, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में यदि ये सब लोग हैं तो किसी न किसी तरीके से अपना संपर्क बना करके रखते हैं और रखना भी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कभी दुश्मनी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन इधर जो अहमद पटेल गए हैं इससे थोड़ा सा ज़रूर ताजुब हुआ है कि अहमद पटेल की अचानक एंट्री कैसे हुई, वो नितिन गडकरी से मिल करके क्या सलाह करना चाहते थे, क्या लेना चाहते थे, क्या देना चाहते थे, ये थोड़ा स्पेकुलेशन अब जो है बढ़ गया है। तो चलिए देखते हैं। हालांकि शरद पवार ने फिर बोला है, अभी एकदम लेटेस्ट बोला है कि बीजेपी और शिवसेना को बहुमत मिला है, वो सरकार बनाएं। लेकिन चूंकि शरद पवार बात को सब कुछ जान समझ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं शिवसेना पे दबाव बना रहे हैं कि वास्तव में यदि बीजेपी से अलग होना चाहते हो तो फिर ये पहले केंद्रीय मंत्री को अपने उनके साथ से हटाओ, तब जाके पता चलेगा। एक चर्चा और आ रही है कि जो है इनमें शिवसेना को जो है 2 और पद केंद्र में देने की बात चल रही है, और यदि शिवसेना को देते हैं तो फिर जो है जेडीयू को भी देना पड़ेगा, क्योंकि जेडीयू ने जो है मई में जो कैबिनेट बनी थी उस समय ये कह करके कैबिनेट में शामिल होने से इनकार कर दिया था कि 6 सदस्यों वाले लोक जनशक्ति पार्टी को भी 1 मंत्री पद और 16 सदस्यों वाले जेडीयू को भी 1 मंत्री पद। ये कहाँ का न्याय है, ऐसे नहीं चलेगा। सिंबॉलिक हमें नहीं चाहिए, हमें वास्तविक प्रतिनिधित्व चाहिए, सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। तो वो सब मामले भी अभी अटके हुए हैं। तो जो समझौते की बात चल रही है उसमें हो सकता है कि वास्तविक प्रतिनिधित्व देने का फार्मूला निकले, उसी में शिवसेना को भी एडजस्ट किया जाए और उसी फार्मूले के तहत जेडीयू को भी एडजस्ट किया जाए और फिर डिप्टी सीएम पे बात बने। कुछ इस पे भी बातचीत चल रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।